हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 का फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में अभी तक हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम लिए थे, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 देखने वाले हम लोग। तो स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम का? स्टेटमेंट एकदम सिंपल है। क्या बोला है कि एनालाइज में to obtain the flexibility matrix for the diagram given as shown in figure, है ना। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये पहला वाला डायग्राम है ना, ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। हमको क्या करना है? हमको सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है इसका, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स दिए है ना, जैसे आपको नजर आ रहे प्रॉब्लम में। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट लोड है जिसको कोऑर्डिनेट नंबर 1 दिया है, एक वर्टिकल पॉइंट लोड है जिसको कोऑर्डिनेट नंबर 2 दिया है, और एक फिक्स एंड मोमेंट है जिसको कोऑर्डिनेट नंबर 3 दिया है ना। तो ये प्रॉब्लम आपको सिमिलर दिख रहा रहेगा प्रॉब्लम नंबर 6 जो लास्ट प्रॉब्लम लिया था हम लोगों ने फ्रेम का। वैसा ही सेम प्रॉब्लम है, सेम कोऑर्डिनेट है, लेकिन चेंज है। यहाँ पे क्या चेंज है देखो, यहाँ पे एक तो डायमेंशन अलग है। यहाँ पे ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर, ये 5 मीटर है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज दी हुई है। देखो सेक्शन ए बी के लिए क्या है, 4 ई है ना। सेक्शन बीसी के लिए भी 4 आए है, और सेक्शन सी डी के लिए क्या है, आई है ना। तो जब ऐसा 4 आए, आई 2 आए, ऐसा कुछ रहेगा तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक कॉलम, यहाँ पे ये टेबल में एक कॉलम अपना बढ़ जाता है। जैसे टेबल देख रहे हैं आप लोग, टेबल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। प्रॉब्लम में सिर्फ इतना ही गिवन है ना। तो इसके अलावा क्या हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, इसलिए हम लोगों ने 3 डायग्राम ड्रॉ कर दिए, M1 M2 M3 एज इट इज, है ना। तो M1 डायग्राम में क्या आएगा, M1 डायग्राम में सिर्फ कोऑर्डिनेट नंबर 1 बताना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिसको 1 किलोन्यूटन दे दो, है ना। अब देखो M1 M2 M3 डायग्राम में मैंने डायमेंशंस नहीं दिए, है ना, ताकि वो बहुत ज्यादा गंदा हो जा रहा है। डायग्राम में डायमेंशन प्लस सेक्शन आएंगे तो, है ना। तो इसलिए यही सेम डायमेंशंस यहाँ पे फॉलो हो गया, और ये 4i भी यहाँ पे 4i रहेगा, ये 4i यहाँ पे 4i रहेगा। ओके, तो M1 में क्या रहेगा, पहला कोऑर्डिनेट लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे 1 किलोन्यूटन दे दिया फोर्स को, क्योंकि यूनिट लोड मेथड से जाएंगे। ओके, उसके बाद M2 डायग्राम में सेकंड कोऑर्डिनेट वर्टिकल पॉइंट लोड है, इसको भी 1 किलोन्यूटन दिया। ओके, और M3 डायग्राम में क्या आएगा, फिक्स एंड मोमेंट आएगा 1 किलोन्यूटन मीटर का। ओके, तो हर एक जगह 1 किलोन्यूटन दे दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे ये टेबल बना लेना है पहले। टेबल में क्या आएगा, टेबल में स्टार्टिंग के 3 कॉलम तो सेम होते हैं, जोन, ओरिजिन और लिमिट, है ना। जोन में क्या आएगा, डीसीसीबी बीए, है ना। डीसीसीबी और बीए लास्ट से जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ए पॉइंट के रिएक्शन हम लोग को नहीं फाइंड आउट करना है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना है ना। तो ए पॉइंट की रिएक्शन नहीं लेना है हम लोग को, इसके लिए पीछे से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अभी उनके ओरिजिन क्या है, ओरिजिन डी सी और बी लेंगे हम लोग, एक ओरिजिन नहीं लेना है ना। देन लिमिट्स क्या है, देखो पहला वाला डीसी कितना, 0 to 5 मीटर है, 0 to 5, ये 10 है, इसके लिए 0 to 10 0 to 10 आ गया। और ई आई का कॉलम एक बढ़ गया, डीसी हमारा आई है तो यहाँ पे आई आ गया, सीबी और बी है हमारा 4 ई आई 4 है ना, तो यहाँ पे 4 आ गया ना। और 3 कोऑर्डिनेट्स है, इसके लिए M1 M2 M3 ये 3 कॉलम आ गए। तो सब में पहले हम लोग को ये 3 कॉलम्स को फिलअप करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को तीनों कॉलम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो सब में पहले हम लोग करेंगे M1 का कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे कंसिडरेशन क्या होते हैं, एकदम सिंपल से कंसिडरेशन है, अपवर्ड फोर्स के मोमेंट होते हैं पॉजिटिव, और जो फोर्स डाउनवर्ड जाएगा उसका मोमेंट होगा नेगेटिव। ओके, वेरी सिंपल। तो सब में पहले M1 की कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखो M1 डायग्राम में यहाँ पे सब में पहले लेंगे हम लोग, पहला सेक्शन क्या है, डीसी, डी ओरिजिन है। डीसी डायग्राम में डी ओरिजिन है, तो सी से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे। ये रहेगा सेक्शन हमारा XX, और यहां से इतना डिस्टेंस रहेगा X, ये डिस्टेंस होने वाला है हमारा X। ओके, अब देखो, अब ये वाला डायग्राम देखो, ये कैसे घूम रहा है, लास्ट डायग्राम में बताया था मैंने, है ना। अभी हम लोग को ऐसा वर्टिकल सेक्शन देखकर आदत नहीं है ना, तो इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कर दो, है ना। आप लोग क्या करो, आपके मोबाइल को ऐसे टिल्ट कर दो, है ना। अब सेलफोन को ऐसे टिल्ट कर दोगे तो ये डायग्राम पूरी टिल्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, ये ऐसा डायग्राम कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, बराबर। ये A B C एंड दिस इज D। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन लिया है XX, और यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऐसा है 1 किलोन्यूटन का। ओके, मैंने ये डायग्राम को ऐसे कर दिया तो ये फोर्स वर्टिकल हो गया। देखो अब यहाँ पे हम लोग को सिंपल से समझ में आ रहा है, CD सेक्शन है, अब ये CD हॉरिजॉन्टल हो गया ना। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन देख करके हमको आदत है, तो हॉरिजॉन्टल में हमको जल्दी समझ में आएगा ना। अब हमको लेना है मोमेंट इस पॉइंट से, ना, ये पॉइंट से मोमेंट लेना है। इसके राइट में ये फोर्स है, कैसा फोर्स है, अपवर्ड है। फोर्स अपवर्ड रहेगा तो मोमेंट क्या आता है, मोमेंट आता है पॉजिटिव। फोर्स अपवर्ड रहेगा तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा +1। अब डिस्टेंस चाहिए मुझे,
अब यहां से इतना डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है हमारा x, हम लोगों ने सेक्शन लिया, ये डिस्टेंस कितना है x, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा आंसर में आएगा सिर्फ x, पॉजिटिव x है ना, तो यहाँ पे पहले कॉलम में आ जाएगा प्लस x है ना, समझ में आ गया ये। अब क्या करना है, अब ये फोर्स वर्टिकल है ये याद रख लो अभी है ना। अब देखो अब सेकंड सेक्शन करना है हम लोग को, सेकंड सेक्शन है हमारा BC, देखो BC के लिए ओरिजिन क्या है C, तो यहां पे पहले लिख देते हैं हम लोग BC, राइट। अब देखो सेक्शन BC के लिए C ओरिजिन है, C ओरिजिन है, इसका मतलब क्या है कि B से पहले यहां पे हम लोग को एक सेक्शन लेना है और यहां से इतना डिस्टेंस हमारा x रहेगा, ओके। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट को ध्यान रखो, ये पॉइंट से मोमेंट लेना है हम लोग को, जहां पे सेक्शन को कट कर रहा है ना, वहां पे जो पॉइंट होगा ये वाले पॉइंट से हम लोग को मोमेंट लेना है। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है, ये वाला फोर्स है हॉरिजॉन्टल है ना। अब कभी भी याद रखो, जब भी कोई फोर्स का मोमेंट लेते हैं हम लोग, तो मोमेंट के लिए सब में इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिस्टेंस है ना। अभी ये फोर्स, अगर कोई फोर्स है जिसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिसको लाइन बोलते हैं हम लोग, सिंपल लैंग्वेज में लाइन बोलेंगे, ये जो फोर्स की लाइन है, ये फोर्स की जो लाइन है, अगर ये पॉइंट से मुझे मोमेंट लेना है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग को चाहिए रहता है। मतलब जब भी फोर्स की लाइन वर्टिकल रहेगी तो डिस्टेंस जो चाहिए रहता है हम लोग को वो हॉरिजॉन्टल लेना होता है मोमेंट के लिए, है ना। और जब भी सपोज ये डिस्टेंस है हमारा 4 और ये फोर्स है 5 किलोन्यूटन का, है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। और अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल रहेगा ऐसा, है ना, अगर फोर्स यहाँ पे कोई रहेगा ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल वाला डिस्टेंस लेंगे हम लोग मोमेंट के लिए, है ना। जब फोर्स हॉरिजॉन्टल होता है तो डिस्टेंस वर्टिकल लेते हैं, और जब फोर्स वर्टिकल होता है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेते हैं मोमेंट में, ये पक्का याद रखो। फोर्स की लाइन देखना है, फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है मतलब डिस्टेंस क्या लेंगे, वर्टिकल। फोर्स की लाइन वर्टिकल है मतलब डिस्टेंस क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल, बराबर। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे ना, तो इसकी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं मैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ये है ना। अब मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये इतना डिस्टेंस चाहिए ना, मोमेंट के लिए कौन सा चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए ना। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है C इंटू डी, है ना, CD डिस्टेंस है ना, ये CD डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है CD कितना है, CD इज 5 मीटर, है ना। तो अब देखो अगेन फोर्स अपवर्ड है ना, तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा, 1 इंटू डिस्टेंस कितना है 5, 1 इंटू 5 मतलब 5 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, है ना। समझ में आया, ये डिस्टेंस लिया हम लोगों ने, फोर्स हॉरिजॉन्टल था तो डिस्टेंस वर्टिकल आ गया, राइट। तो यहाँ पे 5 आ गया, तो ये कॉलम में सेकंड वाले वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पे 5 आ जाएगी, बराबर। अब देखो अब थर्ड वाला सेक्शन कौन सा है, सेक्शन BA। सेक्शन BA के लिए क्या करेंगे हम लोग, वापस से हम लोग को सेक्शन BA के लिए ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है B, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को A से पहले यहाँ पे सेक्शन लेना है, ये रहेगा सेक्शन हमारा XX, और यहां से इतना डिस्टेंस रहेगा x, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x, बराबर। अब ये वाला जो पॉइंट है, यहां से मोमेंट लेना है हम लोग को, ये पॉइंट से मोमेंट लेना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो फोर्स है, इसकी लाइन यहाँ पे है ना, अब हम लोगों ने देखे थे भाई लाइन को एक्सटेंड कर लो। अब फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या चाहिए हम लोग को, डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, है ना। वर्टिकल डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉइंट यहाँ पे, फोर्स की लाइन यहाँ पे, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए हम लोग को, है ना, ये इतना सा डिस्टेंस चाहिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। अब ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कैसा मिलेगा हम लोग को, ये हम लोग को मिल सकता है, देखो ये पॉइंट से B तक का ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है x, बराबर, यहां तक का डिस्टेंस है x, और ये देखो C to D डिस्टेंस कितना है, ये है 5 मीटर, है ना, ये 5 मीटर है ना, तो ये CD 5 मीटर है, ये टोटल x है, तो टोटल x में से ये ऊपर का CD 5 मीटर हम लोग माइनस कर देंगे, है ना, तो हम लोग को ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना। तो टोटल x में से ये ऊपर वाला डिस्टेंस क्या करना है, माइनस कर देना, मतलब x माइनस 5, है ना, ये डिस्टेंस 5 है ना, तो ये टोटल x में से 5 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा जो हमको चाहिए, है ना, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है और पॉइंट यहाँ पे है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए हम लोग को ये वाला मोमेंट के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 1 इंटू, अब डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा
x माइनस 5 है ना, ये टोटल x है, इसमें से ये 5 को क्या कर दिया हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो हम लोग को ये वाला डिस्टेंस मिल गया जो हम लोग को चाहिए। तो क्या आ गया x माइनस 5 इंटू वन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर वही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ x माइनस 5। ओके, अभी देखो M2 के कैलकुलेशन, अब M1 के कैलकुलेशन कंप्लीट हो गए, इसी तरह से हम लोग को M2 के कैलकुलेशन करना है। अब M2 डायग्राम को देखेंगे हम लोग सिर्फ, अब M1 का काम खत्म। देखो M2 कैलकुलेशंस, अब M2 कैलकुलेशंस के लिए अब इस डायग्राम पे ध्यान दो, पूरा फोकस इस डायग्राम पे रहेगा। सिंपल क्या करना है, CD सेक्शन है ना, सेक्शन कौन सा है हमारा, DC सेक्शन लेंगे हम लोग। ओरिजिन D है तो क्या करेंगे, C से पहले यहां पे सेक्शन ले लेंगे XX, ये रहेगा हमारा डिस्टेंस X बराबर। अब देखो, अब जो पॉइंट है हमारा, ये जो हमारा फोर्स है, कौन से पॉइंट से मोमेंट लेना है, ये वाले पॉइंट से बराबर। अब ये फोर्स देखो, ये फोर्स कहां से पास हो रहा है, ये फोर्स पास हो रहा है सीधा पॉइंट में से पास हो रहा है ना। अब कोई भी फोर्स जब पॉइंट में से पास होगा तो उसका मोमेंट क्या होता है, उसका मोमेंट होता है 0 है ना, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो होगा पॉइंट से वो 0 हो जाएगा है ना, तो इसके लिए उसका मोमेंट क्या हो जाएगा 0, तो इसका मोमेंट क्या हो गया डायरेक्टली 0। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 0 है ना, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या हो गया 0, पॉइंट में से पास हो रहा है। अब सेकंड वाला सेक्शन है हमारा CB है ना। अब CB के लिए C ओरिजिन है, तो B से पहले यहाँ पे हम लोग को सेक्शन ले लेना है। दिस इज आवर सेक्शन XX राइट। अब देखो, अब यहां से इतना डिस्टेंस लेना है हम लोग को, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये है हमारा डिस्टेंस X राइट। अब मोमेंट कहां से लेना, मोमेंट लेना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हम लोग को मोमेंट लेना है। अब ध्यान से देखो, वापस से देखो, फोर्स कहां पे, फोर्स है यहाँ पे। फोर्स की लाइन कैसी है, फोर्स की लाइन है वर्टिकल। जब भी फोर्स की लाइन वर्टिकल रहेगी तो डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल। ये फोर्स की लाइन देखो यहां तक जा रही है तो डिस्टेंस क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, x है, पॉइंट से डिस्टेंस x है। देखो फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस लेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है x। तो देखो फोर्स कैसा है, फोर्स अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा +1 है ना। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है x, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आता है, x आता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x राइट। अब लास्ट वाला सेक्शन हमारा BA। देखो सेक्शन BA में क्या करेंगे, B ओरिजिन है तो A से पहले यहां पे हम लोग को सेक्शन ले लेना है XX राइट। अब ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां तक का x बराबर। अब ध्यान से देखो, पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इससे मोमेंट लेना है हम लोग को। अब वापस से देखो, पॉइंट है हमारा ये 1 किलोमीटर का फोर्स है, कैसा है फोर्स, अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं 1 लगा दूंगा +1 ओके। अब इसका डिस्टेंस चाहिए मुझे ना। अब इसका डिस्टेंस कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो, ये फोर्स है वर्टिकल तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल, फोर्स वर्टिकल तो डिस्टेंस ये पॉइंट यहाँ पे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है BC है ना। B to C डिस्टेंस कितना है, BC डिस्टेंस है 10 मीटर है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। तो पॉइंट लोड के लाइन से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 मतलब 10 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 10 है ना। तो इन दिस वे हमारा M2 का कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब बचा M3 का कॉलम, तो M3 डायग्राम का कॉलम भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, M3 के कैलकुलेशन कर लेते हैं। M3 डायग्राम एकदम इजी है। देखो M3 का कैलकुलेशन करने के लिए कुछ भी चेंज नहीं है। M3 का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, अपने को एकदम सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, ये देखो, ये फिक्सेड मोमेंट कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज है ना, दिस इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट जब भी क्लॉकवाइज आएगा तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है पॉजिटिव, और मोमेंट का वैल्यू कितना है 1 किलोन्यूटन मीटर है ना। अब कहां पे भी ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, ये 1 है, तो यहाँ पे पूरा 1 1 1 लिख दो, ये 1, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा है ना। अब देखते कैसा आएगा है ना। अब देखो सेक्शन डीसी के लिए क्या करेंगे हम लोग, डी ओरिजिन है, सी से पहले यहाँ पे
सेक्शन ले लेंगे एक्स एक्स, राइट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया x बराबर। इस पॉइंट से मोमेंट लेना है, लेकिन जब भी फिक्सेड मोमेंट होता है तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस लेते हैं क्या? फिक्सेड मोमेंट में हम लोग डिस्टेंस लेते ही नहीं है। किसी भी पॉइंट से मोमेंट लो, फिक्सेड मोमेंट का वैल्यू क्या आएगा? जो फिक्सेड मोमेंट का वैल्यू है उतना ही आएगा। फिक्सेड मोमेंट का वैल्यू कितना? 1 किलोन्यूटन मीटर। तो किसी भी पॉइंट से कहां से भी इसका मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? 1 किलोन्यूटन मीटर ही आएगा, है ना। और क्योंकि ये कैसा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है तो क्या आएगा? +1, है ना। अब सेक्शन सीबी के लिए, सेक्शन सीबी के लिए क्या हो जाएगा? सेक्शन सीबी के लिए वापस देखो, सेक्शन सीबी के लिए सी ओरिजिन है तो क्या करेंगे प्रोसीजर में हम लोग? बी से पहले यहां पे सेक्शन लगा देंगे और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x बराबर। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? ये डिस्टेंस हो जाएगा x। अब इस पॉइंट से मोमेंट लेना। अब पॉइंट कोई भी ले लो भाई, पॉइंट किधर से भी, कहां से भी पॉइंट ले लो, लेकिन ये है हमारा फिक्सेड मोमेंट जिसमें हम लोग को डिस्टेंस ही नहीं लेना है, जो वैल्यू डायरेक्टली लिखना है। तो ये कैसा है? ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज आया तो क्या हो जाएगा? +1। अब वापस बी ए, सेक्शन बी ए के लिए देखो, सेक्शन बी ए के लिए बी ओरिजिन है तो ए से पहले यहां पे सेक्शन ले लो, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x, राइट। अब इस पॉइंट से मोमेंट लेना है, पॉइंट कहां से भी लगा लो, डिस्टेंस तो लेना ही नहीं है। तो ये कैसा है मोमेंट? क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे +1 आ जाए। इसके लिए तीनों 1 1 डायरेक्टली 1 1 यहाँ पे लिख देने, सिर्फ देखना है यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो पूरा +1, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पूरा -1, है ना। समझ में आया? तो यहाँ पे M1 M2 M3 के तीनों भी कॉलम हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हमारा कैलकुलेशन क्या है? अब हम लोग को निकालना है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है ना। हमको क्या पूछा है? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ड्रॉ करो बोला है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होता है डेल्टा, डेल्टा से डिनोट करते हैं हम लोग इसको जनरली। अब यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट है? यहाँ पे है 3 कोऑर्डिनेट्स, तो क्या हो जाएगा? F11 F12 एंड F13। यहाँ पे आ जाएगा F21 F22 F23, ये है F31 F32 एंड F33, राइट। तो ये सबके वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। ये सबके वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 1/EI को यहाँ पे कॉमन रखेंगे हम लोग और यहाँ पे जो एक्चुअल्स वैल्यू आएंगे उनके वैल्यूज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, है ना। तो सब में पहले हम लोग निकालेंगे F11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। F11 के लिए क्या है फॉर्मूला? 0 to L m1² अपॉन EI इंटू dx, है ना। m1² क्यों है? 1 1 है इसलिए m1 इंटू m1 का स्क्वायर, ओके। अब इसका इक्वेशन कैसे बनाते बताता हूँ मैं। देखो अभी क्या करना है, अभी हाँ लास्ट प्रॉब्लम में अभी तक जितने प्रॉब्लम किए हम लोगों ने, हम क्या करते थे? 1/EI को कॉमन निकालते थे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग 1/EI कॉमन नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि देखो सेक्शन डीसी के लिए I है, लेकिन सेक्शन सीबी और बीए के लिए क्या है? 4I है ना। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगे उनको डिवाइडेड बाय EI नहीं करना पड़ेगा, उनको डिवाइड बाय 4EI करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड बाय 4EI करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए 1/EI यहाँ पे हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, है ना। जब भी I आएगा तो यहाँ पे 1/EI कॉमन नहीं निकालना है। तो क्या करना है? देखो सब में पहले सेक्शन हमारा डीसी है तो लिमिट ले लो। लिमिट कितना है? 0 to 5, पहला लिमिट 0 to 5 है। M1 का वैल्यू कितना है? M1 का वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर अपॉन, इसके लिए क्या है? I है, सिर्फ I मतलब सिर्फ नीचे EI लिख दो, ओके, dx। चैप्टर क्लोज। देखो सेकंड का लिमिट कितना है? 0 to 10 है ना, तो यहाँ पे 0 to 10 लिख दो। अभी M1 का सेकंड वैल्यू कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब यहाँ पे वैल्यू कितना है? EI का 4 आया है ना, तो 4 आया मतलब डिवाइडेशन में क्या आ जाएगा? डिवाइडेशन में आ जाएगा 4EI यहाँ पे इंटू dx, राइट। अब नेक्स्ट वाला वैल्यू मैं नीचे लिखता हूँ, इधर देखो प्लस, अभी देखो लास्ट वाला लिमिट कितना है? वापस 0 to 10 है, तो यहाँ पे लिख दो लिमिट 0 to 10, ओके। थर्ड वैल्यू कितना है? x - 5, तो यहाँ पे लिख दो x - 5 होल स्क्वायर अपॉन, अब इसका भी वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है EI में 4 आया है ना, तो 4 आया मतलब नीचे क्या आ जाएगा? 4EI, ओके, इंटू dx, राइट।
अबे तीनों वैल्यूज क्या करना है, कैल्सी में अच्छे से वैल्यू पुट करना है, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कैल्सी से डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को F11 का आंसर मिल जाएगा। F11 का वैल्यू कितना आ गया, इट इज 125 है ना, इट इज 125 अपॉन EI, EI कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, x-5 होल स्क्वायर अपॉन 4 पुट करना, EI की वैल्यू नहीं पुट करना, EI की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और डायरेक्टली जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय EI कर देने का है ना। तो 125 अपॉन EI आ गया है ना, यहाँ पे 1 बाय EI हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 125 F11 की है ना। अब ऐसे ही F22 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अब समझ में आ गया ना, आए 4i 3i कुछ भी आएगा तो कैसा करना है, जो भी आएगा जिस सेक्शन के लिए रहेगा उस सेक्शन के नीचे सिर्फ EI लिखने के बजाय 2i 3i 4i जो भी रहेगा उसको डिवाइड करना है उससे। ओके, तो अभी F22 के लिए क्या करना है, 0 to L, फॉर्मूला क्या रहेगा, m2 का स्क्वायर अपॉन EI इंटू dx, 2 है इसके लिए m2 स्क्वायर। देखो सब में पहले फर्स्ट सेक्शन का लिमिट कितना है, 0 to 5, m2 कॉलम में पहला वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर अपॉन EI, सिर्फ I है इसके लिए, अपॉन EI इंटू dx प्लस सेकेंड लिमिट कितना है, 0 to 10। देखो सेकेंड वैल्यू ऑफ m2 कितना है, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, और सेकेंड वैल्यू कितना है EI का, 4i है ना, तो 4i मतलब 4 EI से डिवाइड करना है इसको इंटू dx। नेक्स्ट वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूं, लिमिट कितना है थर्ड, 0 to 10 राइट, थर्ड वैल्यू कितना है m2 का, 10 है, तो 10 स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 4EI राइट, ये 4i इसके लिए 4EI इंटू dx। पूरा वैल्यू कैल्सी में पुट करो, तो यहाँ पे F22 का आंसर मिल जाएगा है ना, F22 का आंसर मिलेगा। F22 का वैल्यू कितना आ गया, देखो F22 का वैल्यू आएगा 333.33 है ना, 33 अपॉन EI, ये मिल गया हम लोग को F22 का वैल्यू। देखो ये वैल्यू मिल गया 333.33। अब ऐसे ही F33 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। F33 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा है ना, अब तो आप बता सकते हो ना, F33 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m3 का स्क्वायर आएगा है ना, 0 to L m3 स्क्वायर अपॉन EI इंटू dx राइट। तो देखो सब में फर्स्ट लिमिट क्या है, 0 to 5। अब m3 का कॉलम देखो 1 1 1 है, तीनों जगह पे भी 1 है, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर अपॉन EI इंटू dx, I है इसके लिए EI आ गया, प्लस सेकेंड लिमिट है 0 to 10, सेकेंड वैल्यू भी क्या है 1 स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4EI इंटू dx प्लस 0 to 10, ये लिमिट 0 to 10, ये भी 4 है, ये भी 4 है ना, इसकी वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर अपॉन 4EI इंटू dx। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा F33 का वैल्यू मिल जाएगा है ना। तो देखो लेट्स चेक आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F33, कितना आ गया 10 अपॉन EI है ना, तो कितना है 10 डिवाइडेड बाय EI। तो F33 का वैल्यू आ गया हमारा 10 मिल गया वैल्यू, ये 10 अपॉन EI राइट। तो अब देखो अब नेक्स्ट वैल्यूज भी हम लोग निकाल लेते हैं इसी के साथ साथ। अब देखो F21 और F12 का वैल्यू निकालेंगे ना, अभी आप लोगों ने बाकी के वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको पता ही रहेगा। तो F21 और F12 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है ना। क्यों होता है सेम, देखते हैं। देखो F21 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा 0 to L m1 इंटू m2 अपॉन EI इंटू dx है ना। देखो 1 2 और 2 1 दोनों में क्या m2 इंटू m1 करो या m1 इंटू m2 करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसके लिए दोनों का फॉर्मूला सेम होता है ना। तो सब में पहले फर्स्ट लिमिट कितना है 0 to 5। अब देखो m1 का पहला वैल्यू और m2 का पहला वैल्यू ये लेना है। m1 का पहला वैल्यू क्या है x इंटू m2 का पहला वैल्यू 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा EI, पहला वाला I है ना, इसके लिए डिवाइड बाय क्या आ गया EI आ गया बराबर। अब इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे dx प्लस सेकेंड लिमिट क्या है 0 to 10। ओके,
अब m1 का सेकंड वैल्यू है 5 और m2 का सेकंड वैल्यू है x, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, कितना है 4i है, तो क्या आ जाएगा 4ei इंटू dx। नेक्स्ट वैल्यू नीचे ले लेंगे प्लस 0 to 10, नेक्स्ट वाला लिमिट 0 to 10 है। m1 का पहला वैल्यू क्या है x माइनस 5 इंटू m2 का लास्ट वैल्यू है 10 इंटू dx डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4ei है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है, राइट। ये सब वैल्यू पुटअप कर दो तो यहाँ पे f12 इज इक्वल टू f21 इज इक्वल टू हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। देखो f12 f21 का वैल्यू कितना मिल गया 62.5 है ना, 62.5 अपॉन ई आई। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा देखो 62.5 और यहाँ पे भी आ जाएगा 62.5, ये दोनों वैल्यू सेम है ना। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे f31 और f13 का वैल्यू निकालेंगे, वो भी सेम रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 से 3 को मल्टीप्लाई करो या 3 से 1 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, आंसर तो वही आएगा, है ना। देखो यहाँ पे f13 इज इक्वल टू f31 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0 to L m1 इंटू m3 अपॉन ei इंटू dx, राइट। तो देखो यहाँ पे अभी इक्वेशन बनाते हैं हम लोग 0 to, पहला लिमिट क्या है 0 to 5, राइट। अब m1 का पहला वैल्यू है x, m3 के सब वैल्यू 1 1 ही है ना। तो m1 का पहला वैल्यू क्या है x, तो x इंटू 1 अपॉन ei इंटू dx प्लस 0 to 10, सेकेंड लिमिट है 0 to 10, पहले का आया था 0 to 10 सेकेंड लिमिट है, ये 4 आए। पहला वैल्यू m1 का 5 है ना, m1 का वैल्यू 5 है, m3 का वैल्यू कितना है, m3 का वैल्यू 1 है, ei में वैल्यू है 4 आए तो 4 ei आ जाएगा, है ना। प्लस देखो 0 to 10, नेक्स्ट लिमिट कितना है 0 to 10, m1 का पहला वैल्यू कितना है x माइनस 5, m3 का थर्ड वैल्यू कितना है इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ei इंटू dx। कैलसी में सारा वैल्यू डाल दो, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हम लोग को f13 इज इक्वल टू f31 इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर, देखो 25 आ गया है ना, कितना आ गया 25 अपॉन ei। देखो ये f25 यहाँ पे भी आ जाएगा 25, राइट। अब सिर्फ दो वैल्यू बचे है ना, f32 और f23। अब देखो 32 और 23 इन लोग का भी वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि 3 से 2 को मल्टीप्लाई करो या 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है ना। तो इसके लिए इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, f32 इज इक्वल टू f23 इज इक्वल टू 0 to L क्या आएगा m2 इंटू m3 अपॉन ei इंटू dx, राइट। अब इक्वेशन बनाते हैं, देखो सब में पहले क्या है लिमिट 0 to 5 है ना। अब देखो ये m1 का कॉलम देखना ही नहीं हमको, m2 और m3 के वैल्यू देखना है सिर्फ, है ना। m2 का पहला वैल्यू क्या है 0 इंटू 1 अपॉन क्या आएगा ei, क्योंकि 1 i है सिर्फ, है ना, इंटू dx प्लस सेकेंड लिमिट है 0 to 10, m2 का पहला वैल्यू x इंटू 1 है ना, तो क्या आएगा x इंटू 1 अपॉन क्या आएगा 4i है, यहाँ पे आ जाएगा 4ei इंटू dx प्लस लास्ट वाला वैल्यू इधर लिखते हैं हम लोग 0 to 10, लास्ट वाला लिमिट 0 to 10। देखो m2 का वैल्यू कितना है पहला 10 है, m3 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन देखो इधर क्या है 4i, इधर आ जाएगा 4ei इंटू dx। सारा वैल्यू कैलसी में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा, कितना आया आंसर, आंसर मिल गया हम लोग को f32 इज इक्वल टू f23 इज इक्वल टू 37.5 अपॉन ei, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 37.5 और यहाँ पे भी आ जाएगा 37.5, है ना। तो इस तरह से ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म हो गया। देखो इसके जो आंसर्स है ना मैंने डायरेक्टली बुक में से लिए हैं,
मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा है। तो आप लोग कैलकुलेशन प्रॉपरली करना, हो सकता है ये आंसर थोड़ा सा चेंज भी आए, है ना। तो देखना जो भी आंसर आ रहा है वो राइट रहेगा। मेथड तो एकदम करेक्ट है ना, ये टेबल एकदम करेक्ट है, सिर्फ ये जो कैलकुलेशन के पार्ट की वैल्यू है वो एक बार चेक कर लेना। ओके, तो बाकी तो प्रॉब्लम एकदम इजी है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं हम लोग, है ना, कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।